हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमें पता है कि 10th क्लास के हरियाणा बोर्ड के एग्ज़ाम है जो 25 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं और मैथ का एग्ज़ाम है जो वो आपका 3 मई का होगा। तो हमने सोचा है कि हम उससे पहले पहले आपको मैथ का एक बार पूरा सिलेबस करवा दें। हम आपको इसमें सभी कंसेप्ट क्लियर करके चलेंगे, आपका बेसिक क्लियर करके चलेंगे और आपको हर चैप्टर से हर कंसेप्ट के ऊपर जो क्वेश्चन होगा उसका हम एक एक क्वेश्चन आपको करवा देंगे। प्रैक्टिस आपको खुद करनी पड़ेगी, लेकिन आप हमारा साथ दीजिए, हमारे साथ लगे रहिए। पास ही नहीं बल्कि अच्छे नंबरों से आप पास होंगे और साथ में आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। तो ये हम आपके लिए जो लेके आए हैं ये आपके लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होगा। तो नेक्स्ट कुछ दिन आप हमारे साथ पढ़िए, हम आपके साथ रहेंगे और मिलकर मैथ का सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं से। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में सबसे पहले आपके पास आता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक मेथड है, एक तरीका है, एक तकनीक है जिसका प्रयोग करके हम जो दी गई संख्याएं होंगी, दो संख्याएं होंगी, उनका हम क्या निकाल सकते हैं, उनका निकाल सकते हैं हम HCF। अब जब इस तकनीक से हम HCF निकाल सकते हैं तो सबसे पहले हमें ये बात पता होनी चाहिए कि HCF होता क्या है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हिंदी में हम इसको कहते हैं महत्व समापवर्तक। मतलब कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा भाग करे उसको हम कहते हैं HCF। तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए कि हमारे पास दो धनात्मक पूर्णांक C और D हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हमें जो दो धनात्मक पूर्णांक है इनमें से मान लीजिए कि C है जो ग्रेटर देन D है, तो हमें ऐसे दो संख्याएं Q और R निकालनी है जिससे कि ये चीज हो जाए। मतलब कि हम छोटी संख्या को एक संख्या से गुणा करें और उसके अंदर कुछ जोड़ें जिससे कि वो बड़ी संख्या के बराबर हो जाए। और जो यहाँ पे R होगा, R की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी या उसके बराबर, लेकिन हमेशा D से वो वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। और हमें ये स्टेप तब तक करते रहने हैं जब तक कि हमारे पास R की वैल्यू 0 के बराबर ना आ जाए। जब R की वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगी तो वहां पे जो D होगा वो हमारा दी गई संख्याओं का क्या होगा, HCF होगा। तो आइए इस चीज को समझते हैं एक एग्जांपल से। तो जो आपकी एक्सरसाइज 1.1 और पहला क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है वो देख लीजिए। यहाँ पे दो संख्याएं दी हुई है, एक है 867 और दूसरी है 255। तो जो हमें दो संख्याएं दी हुई है 867 और 255, तो जैसा हमने कहा था बड़ी संख्या क्या होगी हमारी C, तो वहां पे हम क्या लिखेंगे 867। छोटी संख्या हमारी क्या होगी 255, तो ये हमारे लिए किसका काम करेगी, D का काम करेगी। तो C बराबर है D। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि हमें D को एक नंबर से गुणा करनी है और उसमें कुछ जोड़ना है जिससे कि हमारा C के बराबर आ जाए। तो हमें यहाँ पे वो नंबर या वो संख्या से गुणा करनी है बड़ी से बड़ी कि इस संख्या से हमेशा ये चीज छोटी आए, जो दोनों का गुणनफल है इस बड़ी संख्या से छोटा आए या उसके बराबर आए। हमें उस संख्या से गुणा नहीं करनी है जिससे कि गुणनफल है जो बड़ी संख्या से ज्यादा आ जाए। तो देखिए 255 को हम ऐसी किस संख्या से गुणा करें और उसमें क्या जोड़ें कि वो संख्या 867 के बराबर आ जाए। तो देखिए 3 पे चलाएंगे 25 या 75, 4 पे चलाएंगे तो 25 चौका 100, तो मतलब कि 3 पे चल जाएगा। तो 3 पे जब हम 255 की गुणा 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 रेख 16, 3 दूनी 6 रेख 7। तो 867 में से 765 घटाएंगे तो 7 में से 5 गए 2, 6 में से 0, 8 में 7 गया 1, तो यहाँ पे आएगा आपका 102। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा सॉरी, नेक्स्ट स्टेप में जो हमारा D था वो काम करेगा हमारा C की तरह, और जो हमारे पास R आया है वो हमारे लिए क्या काम करेगा, D की तरह। तो D के स्थान पे हम लिख देंगे 102। तो अब हमें 102 को एक नंबर से या एक संख्या से गुणा करना है और उसके अंदर कुछ जोड़ना है जिससे कि वो 255 के बराबर आ जाए। तो देखिए 2 पे चला सकते हैं हम इसको, बिल्कुल चला सकते हैं। 102 दूनी 200
4। तो इसको 255 में से हम जब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 51। तो यहाँ पे आ गया 51। अब हमारा 102 सी के स्थान पर आ जाएगा और डी के स्थान पे क्या आ जाएगा, जो आर की वैल्यू थी। अब देखिए 51 को हमें किसी नंबर से गुणा करनी है और उसके अंदर कुछ ऐड करना है जिससे कि वो 102 हो जाए। तो देखिए 51 को जब हम 2 से गुणा करते हैं तो वो 102 के बराबर आ जाता है, तो इसलिए यहाँ पे 0। 51 दूनी 102 प्लस 0। तो देखिए हमारे पास r की वैल्यू आ गई 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब r की वैल्यू आ गई 0 तो जो हमारा d था वो हमारा क्या हो जाएगा, दी गई संख्याओं का HCF हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो कितनी है, 51 है। तो इसलिए HCF कितना हो जाएगा आपका, 51 हो जाएगा। HCF जैसा कि मैंने बताया था, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा भाग करे वो हमारा होता है HCF। तो जो 867 और 255 को वो बड़ी से बड़ी संख्या जो पूरा पूरा भाग कर देगी वो है हमारी 51, मतलब कि 51। 51 के बाद ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों संख्याओं को पूरा पूरा भाग कर दे। और एक बात हमेशा याद रखिए, जो HCF होगा वो छोटी संख्या के बराबर या उससे छोटा होगा। कभी भी जो दी गई संख्याओं में छोटी संख्या होगी उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर आपको कोई चीज ना समझ में आई हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दर्शाइए कि दूसरा क्वेश्चन है, जैसे कि आपका दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहाँ पे q कोई क्या है, पूर्णांक है। अब देखिए इन्होंने कहा है कि कोई भी जो विषम पूर्णांक है वो 6q प्लस 1 या फिर 6q प्लस 3 या फिर 6q प्लस 5 का हो सकता है। तो इसके लिए हमने मान लिया कि a हमारा कोई भी क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। और हमने b मान लिया 6 है। जो यहाँ पे आपको दिया हुआ होगा, जैसे कि किसी क्वेश्चन में आपको दे होगा कि कोई जो समधनात्मक पूर्णांक है वो 2q या 2q प्लस 2 या फिर 2q प्लस 4 के रूप का होगा, तो हमें जो यहाँ पे नंबर दिया होगा उसको हमने b मान लेना है। तो यहाँ पे जैसे कि हमें 6 दिया हुआ है तो हमने 6 मान लिया। तो जैसा कि हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में पढ़ा था, तो हमने a को ऐसे लिखना है कि जो b हमारे है उसको हमें इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है और उसके अंदर कुछ ऐड कर देना है जिससे कि वो इसके बराबर आ जाए, जो हमने पीछे पढ़ा था भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में, कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, उसको जो हमने b को 6 माना था इसको हमने एक नंबर से गुणा कर दिया और उसके अंदर हमने कुछ जोड़ दिया। तो जो यहाँ पे q की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल 0 है और r का हमें पता है, यहाँ पे d की जगह पे हमारा अब कितना हो गया 6। तो r की वैल्यू है जो 0 से बड़ी या बराबर लेकिन 6 से हमेशा छोटी होगी। अब आप एक चीज देख के चलिए, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 6q प्लस r। अब देखिए यहाँ पे d की वैल्यू कितनी है, अब यहाँ पे d की वैल्यू हो गई 6, ठीक है। तो हमारी r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है और 5 हो सकती है। क्या 6 हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि r की वैल्यू 6 से छोटी होगी या d से हमेशा छोटी होगी, बराबर नहीं होगी। तो इसलिए हमारा क्या हो सकती है, r की वैल्यू ये हो सकती है, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन, तो a हमारा जब r की वैल्यू 0 है तो क्या हो गया, 6q प्लस 0। सेकेंड कंडीशन 6q प्लस 1 जब r की वैल्यू 1 है। थर्ड कंडीशन 6q प्लस 2। फोर्थ कंडीशन 6q प्लस 3। फिफ्थ कंडीशन 6q प्लस 4 और सिक्स्थ कंडीशन 6q प्लस 5।
हमने r की वैल्यू लिख दी। अब जब हम इस फर्स्ट को देखेंगे तो देखिए 0 को किसी संख्या में जोड़े घटाए हमें पता कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस संख्या को देखिए a इक्वल टू 6q, हमें दिख रहा है कि ये जो 6q है ये 2 से पूरा पूरा भाग हो रहा है। जब हम इसको देखेंगे देखिए 2 दिए 6 तो पूरा पूरा भाग हो रहा है। और हमें पता है कि जो संख्याएं 2 से पूरा पूरा भाग हो जाती है वो संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये नहीं हो सकता, तो इसलिए हम इसको हटा देंगे। अब दूसरी कंडीशन देखिए a इक्वल टू 6q प्लस 1। अब हमने लिखा a इक्वल टू 6q प्लस 1। अब मान लीजिए कि q की वैल्यू 0 है, q की वैल्यू कितनी है 0 है, तो हमारे पास क्या संख्या बचेगी, 6 को 0 से गुणा करेंगे 0 1। मान लीजिए q की वैल्यू हमारी क्या है 1 है, तो जब हम 1 लिखेंगे तो 6 गुणा में 1 प्लस 1, 6 प्लस 1 कितना आ जाएगा 7। तो ये 2 से पूरा पूरा भाग नहीं होंगी। या हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि ये चीज जब हम इसको 2 से भाग करेंगे, ये चीज 2 से हमारी पूरी पूरी भाग हो रही है तो प्लस में 1 बच रहा है, तो हमारा रिमाइंडर या हमारा शेषफल क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। तो जो ये है ये 2 से पूरा पूरा भाग नहीं हो रही है, और वह धनात्मक पूर्णांक जो 2 से पूरे पूरे भाग नहीं होते वो हमारी क्या होती हैं, विषम संख्याएं। तो 6q प्लस 1। अब देखिए थर्ड कंडीशन 6q प्लस 2, इसमें से हम 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा 3q प्लस 1। और ये संख्या क्या है जो 2 से पूरा पूरा भाग हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि ये कैसी संख्या है, एक सम संख्या है, इसलिए ये विषम संख्या नहीं हो सकती। अब आइए हमारी नेक्स्ट कंडीशन के ऊपर, फोर्थ 6q प्लस 3। अब देखिए जो 6q है ये तो 2 से भाग हो जाएगा, लेकिन प्लस में 3 है ये तो नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारी कैसी संख्या है, एक विषम संख्या है। अब देखिए ये भी पूरे पूरा भाग हो रही है, 2 से 2 3 6 और ये 4 भी हो जाएगा। अब आइए इस पे, अब देखिए जैसे कि a बराबर है 6q प्लस 5। हम ये देखना है कि ये संख्या विषम है, तो हम इसको 2 से भाग करके देखेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 6q प्लस 2 प्लस 5/2। अब देखिए ये तो पूरा पूरा भाग होगी, लेकिन जो ये है ये 2 से पूरा पूरा भाग नहीं हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो पूरी संख्या है ये 2 से पूरा पूरा भाग नहीं हो रही है। और जो संख्याएं 2 से पूरा पूरा भाग नहीं होती वो हमारी क्या होती है, विषम संख्याएं। तो हमने इस क्वेश्चन के अंदर देखा कि जो संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं होती वो क्या रहती, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। तो इससे हमें क्या मिल गया, जो क्वेश्चन में पूछा था कि जो विषम धनात्मक पूर्णांक होंगे वो हमारे 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप के होंगे। और यही चीज हमें निकालनी थी और वही चीज हमने क्या कर दी है, प्रूव कर दी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्लास में हम आपको वो चीज करवाएंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आपको अच्छे से समझा के कराएंगे। जो आपकी एक्सरसाइज 1.2 है उसके अंदर आपको एचसीएफ निकालना है, लेकिन एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, लेकिन किससे निकालना है, अभाज्य गुणनखंडों से। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने से पहले हमें पता होना चाहिए कि अभाज्य क्या होता है। अभाज्य और भाज्य दो संख्याएं होती हैं, ये क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अभाज्य संख्याएं की। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो खुद पर या फिर एक पर भाग हो। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो खुद पर और एक पर तो भाग हो ही हो, उसके अलावा किसी एक और संख्या पर भी भाग हो। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, ये हमारी कैसी संख्याएं हैं, ये हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। आप देखिए 2 1 पे भाग हो रहा, 2 पे भाग हो रहा, 3 1 पे भाग होता, 3 पे भाग होता, 5, 7, 11, ये वो सभी संख्याएं हैं जो खुद पर भाग हो रही हैं या फिर एक पे भाग हो रही हैं। भाज्य संख्या में क्या होंगी आपकी 4, 6, 8। अब आप इसमें देखिए 4 है जो किस पे भाग हो रहा, 1 पे, 2 पे और 4 पे, जो खुद पे भी भाग हो रहा और उसके अलावा एक संख्या पे भी भाग हो रहा 2 पे। 6 देखिए 1 पे भाग हो रहा है, 2 पे भाग हो रहा है, 3 पे भाग हो रहा है और 6 पे भाग हो रहा है। तो ऐसी ही संख्याएं होंगी
जो खुद पे और एक पे भाग होने के अलावा किसी और एक संख्या में भाग होती है तो वो भाज्य संख्याओं की श्रेणी में आएंगी, और जो सिर्फ खुद पे और एक पे भाग होंगी वो हमारी अभाज्य संख्याओं के श्रेणी में आएंगी। तो चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन में इन्होंने पूछा क्या है। सबसे पहले हमें HCF और LCM फाइंड आउट करने हैं, और हमें ये दिखाना है कि जो HCF गुणा में LCM जब हम दोनों को करते हैं तो वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास दो संख्याएं हैं 26 और 91। सबसे पहले हमें इसके अभाज्य गुणनखंड बनाने आने चाहिए। देखिए 26 को हम कैसे लिख सकते हैं, 13 गुणा में 2। अब 2 भी कैसी संख्या है, एक अभाज्य है, और 13 भी कैसी संख्या है, एक अभाज्य है। अब 91 को देखिए, 13 7 91, 7 कैसी संख्या है, एक अभाज्य संख्या है, 13 कैसी है, अभाज्य संख्या है। तो हमने इनको अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में इन दोनों संख्याओं को जो है लिख दिया। अब देखिए अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख दिया, हमें निकालना क्या था, HCF। तो जो इनके अंदर कॉमन फैक्टर होगा वही हमारा क्या होगा, HCF होगा। अब यहाँ पे देखिए इसके 26 के गुणनखंड के अंदर भी 13 है और 91 के गुणनखंड के अंदर भी 13 है। तो जो HCF होगा वो गुणनखंड होगा किस चीज का, गुणनफल होगा किस चीज का, जो इन दोनों के अंदर हमारे कॉमन फैक्टर होंगे, मतलब के उभयनिष्ठ गुणनखंड होंगे। तो दोनों के बीच में क्या है, 13 है। तो इसलिए इन 26 का और 91 का जो HCF है वो कितना आ गया, 13 आ गया। अब हमें इनका LCM निकालना है। अब देखिए LCM हम कैसे निकालते हैं, 26 और 91 हम ऐसे निकालते हैं। अब देखिए 2 पे ये चलेगा नहीं, 3 पे नहीं चल रहा, तो ये 13 पे ही चलेगा। 13 दूनी 26, 13 सत्ते 91। तो हम LCM कैसे निकालते हैं, जो ये होते हैं सबके हम गुणा कर देते हैं। LCM किसके बराबर आ गया हमारा, 13 गुणा में 2 गुणा में 7, 13 दूनी 26, 26 गुणा में 7, तो 7 छिक 42, 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, 182। ठीक है। अब हमें दिखाना था, हमने प्रूफ करना था कि जो HCF गुणा में LCM है वो दो दी गई संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। तो यहाँ पे A और B क्या है, दो संख्याएं हैं। तो हमें ये चीज प्रूव करनी थी, तो देखिए करते हैं। तो 91 की और 26 की हम गुणा करते हैं, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 में 54। ठीक है, 2 एकम 2, 2 में 2 एकम 2, 2 में 18। तो ये कितना आ गया हमारे पास टोटल, 6, 4 और 2 6, 8 और 5 13 और 1 2। तो जो गुणनफल है दो संख्याओं का वो हमारे पास आ गया, कितना आ गया, 2366। जो दो संख्याओं का गुणनफल है वो कितना आ गया हमारे पास, 2366। ठीक है। HCF हमारा कितना है, 30। LCM हमने कितना निकाला है, 182। अब हमें ये चीज और देख लेनी है कि ये इसके बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए 182 मल्टीप्लाई बाय 13, HCF गुणा में LCM, 13 दूनी 26, हासिल के 2, 13 8 104, 104 और 2 106, हासिल के 10, 13 एकम 13 और 10 23, सॉरी यहाँ पे 13 दूनी 26, तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो 2366। देखिए यहाँ से जो दो संख्याओं का गुणनफल था वो हमारा 2366 था, और यहाँ से हमने वो चीज निकाल दी कि LCM ये था हमारा और ये हमारा HCF था। तो LCM गुणा में HCF इसके बराबर आ गया दोनों संख्याओं के गुणनफल के। तो इससे हमारा एक फार्मूला बन जाता है, वो बन जाता है कि दो संख्याओं का
HCF और उन दो संख्याओं का LCM उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। आपके पास क्वेश्चन कैसे आ सकता है, आपको हो सकता है दो संख्याएं दे दी गई हो और आपको यह चीज प्रूव करनी आ जाएगी, दिखाइए कि HCF गुणा में LCM जो उन दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। या फिर ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है, आपको HCF दे देगा, LCM दे देगा और एक संख्या दे देगा, आपसे दूसरी संख्या पूछ लेगा। या फिर आपको क्या हो सकता है, LCM दे दे और A और B दे दे तो आपसे HCF पूछ ले। तो आप डायरेक्ट फार्मूला का यूज करके इन चार में से कोई तीन चीज आपको दे देगा, या आपको दोनों संख्याएं दे देगा और आपसे HCF LCM पूछ लेगा, तो आपको निकालना है तो आप इजीली निकाल सकते हैं। तो हमने आपको HCF निकालना सिखा दिया, हमने आपको LCM निकालना सिखा दिया और हमने आपको ये चीज दिखा दी कि जो दो संख्याओं का गुणनफल है वो उन दी गई संख्याओं के HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब तीन तीन नंबर वाले ले लीजिए, 12, 15 और 21। आपको तीन संख्याएं दे दी गई, 12, 15 और 21। इनका बोला है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इनका हमें निकालना है HCF। तो देखिए 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा में 6, लेकिन 6 हमारी क्या है, भाज्य संख्या है, तो 6 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 गुणा में 3। अब देखिए ये सभी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। 15 दूसरी संख्या क्या थी, 15 को कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणा में 5, दोनों हमारी कैसी संख्याएं हैं, अभाज्य है, ये भी ठीक है। उसके बाद 21 को कैसे लिख सकते हैं हम, 3 गुणा में 7। अब हमें इन तीनों संख्याओं का HCF निकालना है। तो HCF क्या होगा, HCF वो संख्याओं का गुणनफल या वो संख्याएं होगी जो इन तीनों में कॉमन है, बेनिष्ठ है। तो देखिए यहाँ पे एक 3 है, यहाँ पे एक 3 है और यहाँ पे एक 3 है, तो ये 3 हम लिख देंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई भी बेनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो इसलिए हमारा HCF क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था HCF क्या होता है, HCF वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा भाग करेगी। तो 3 के अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इन तीनों संख्याओं को क्या कर दे, पूरा पूरा भाग कर दे। और जैसा कि मैंने बताया था कि HCF हमेशा छोटी से जो संख्या दी हुई होंगी उनमें जो छोटी संख्या होगी उसके बराबर हो सकता है या फिर उससे छोटा होगा, कभी भी छोटी संख्या से बड़ा HCF नहीं होएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए आपकी 1.2 जो एक्सरसाइज है इसके अंदर 4th क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ है HCF 306 और 657। इनका जो आपको HCF दे रखा, 9 दे रखा, आपको क्या करना, LCM फाइंड आउट करना है। तो लगा दीजिए फॉर्मूला, हमने क्या पढ़ा था, HCF गुणा में LCM बराबर है दो संख्याओं का गुणनफल। अब देखिए आपको दो संख्याएं क्या दे रखी है, 306 और 657, दोनों संख्याओं की जगह हमने लिख दिया। दूसरी चीज हमारे पास क्या दिया हुआ, HCF, तो HCF की जगह हमने HCF लिख दिया और LCM में दे नहीं रखा। तो देखिए 9 इस साइड गुणा का है तो उस साइड जाके बराबर के निशान से दूसरी तरफ जाके किस चीज का हो जाएगा, भाग का हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा। तो इसलिए LCM हमारा क्या हो गया, 306 मल्टीप्लाई बाय 657 डिवाइड बाय 9। अब देखिए इन दोनों का टोटल 6 और 3 9, तो 9 से पूरा पूरा भाग हो जाएगी, 9 तिया 27, 3 9 चौका 36। तो जो LCM है वो हमारा क्या आएगा, 657 की गुणा हमें करनी है 34 के साथ। तो 4 सत्ते 28, 4 पंजा 20 और 2 22, 4 छिका 24 और 2 26, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15 और 2 17, 3 छिके 18 और 1 19, 8 2 और 1 3, 6 और 7 13, 9 और 2 11 और 1 12। ये आ गया आपका LCM। LCM हमारा कितना है,
12,338, 12,338। ठीक है, सही है। जैसे कि देखिए 9 3 से और 9 से जिन संख्याओं के डिजिट का जोड़ 3 से और 9 से भाग हो जाए वो संख्या 3 और 9 से भाग हो जाएंगी, इसलिए हमें डायरेक्ट पता चल गया। देखिए यहाँ से 6 और 3 9, तो नीचे भी 9 है, तो ये संख्या 9 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। और देखिए 3 से भी ये संख्या पूरी पूरी भाग हो जाएगी। 3 एकम 3 0, 3 दूनी 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो सकता आपको लगे कि क्लास लंबी है, या हो सकता आपको लगे कि कैलकुलेशन लंबी पड़ रही है, शॉर्टकट नहीं करवा रहे, लेकिन हर टाइप का बच्चा है यहाँ पे। अच्छे भी आएंगे, कोई वीडियो देखने वाला इंटेलिजेंट बच्चा भी होगा, लेकिन हो सकता है भाई किसी को इतना अच्छा मैथ नहीं आता। तो मैंने पहले ही कहा था कि हम सबके लिए करवाएंगे, किसी एक के लिए नहीं करवाएंगे। अब देखिए जैसे कि इसमें एक क्वेश्चन दे रखा 7 गुणा में 11 गुणा में 13 प्लस 13 और 7 6 5 4 3 2 प्लस 5। इन्होंने पूछा कि जो दो दी गई संख्याएं हैं ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। जब आप देखिए इस संख्या के अंदर यहाँ पे 13 प्लस में 13, ऊपर वाली संख्या से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 13 कॉमन निकाल सकते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जब 13 कॉमन निकल जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, 7 गुणा में 11 गुणा में 1 प्लस 1। तो ये संख्या क्या है, 13 से भाग हो जाएगी। इसके अंदर हमें एक अलग अलग गुणनखंड मिल गया इस संख्याओं के गुणनफल में। एक तो ये खुद पे भाग होगी, एक पे ये भाग होगी, उसके अलावा एक संख्या 13 पे भी भाग हो रही है, तो इसलिए ये संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। अब इसमें देख लीजिए, इसमें से हम 5 कॉमन निकाल लेंगे, तो ये संख्या जो है 1 पे भाग होगी, उसके अलावा जितना इनका गुणनफल आएगा उससे भाग होगी, उसके अलावा ये संख्या 5 से भी पूरा भाग हो जाएगी, क्योंकि 5 इसमें कॉमन है। तो इसलिए ये संख्या क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। चलिए आगे, इसके अंदर जो आपका एक 7 क्वेश्चन है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जब इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक दिशा में चलते, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए वृत्ताकार पथ है, ठीक है, वो दोनों यहाँ से मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट है, ये यहाँ से वो चलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एक बंदे को मान लीजिए सोनिया, जो इन्होंने दे रखा है, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, और दूसरा बंदा कौन है, रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो इन्होंने पूछा है कि जब ये चलना स्टार्ट करेंगे, देखिए ये बंदा 18 मिनट ले रहा है, तो इसका मतलब इसकी स्पीड कम है। ये बंदा 12 मिनट ले रहा है, तो इसके मतलब क्या, इसकी स्पीड ज्यादा है। तो इन्होंने पूछा कि ये दोबारा इस पॉइंट पे कब मिलेंगे। तो देखिए जब चाल आगे पीछे है तो ऑब्वियस सी बात है कि पहले चक्कर में तो मिलेंगे नहीं, तो दूसरे हो सकता है, दूसरे मिले, तीसरे मिले, या किस टाइम पे मिले। तो जो वो टाइम है कि जब ये दोनों मिलेंगे, तो वो टाइम क्या होगा, इन जो दो संख्याएं हैं हमारे पास, जो दो टाइम दिया हुआ है, इनका जो एलसीएम होगा वो टाइम होगा जब ये दोनों आपस में मिलेंगे। तो हमें निकालना 12 और 18 का एलसीएम। तो निकाल लीजिए, 2 छिके 12, 2 में 18, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो इसका जो हमारे पास एलसीएम है वो आ गया 2 तिये 6, 6 दूनी 12, 12 तिये 36। तो यूनिट सेम रहेगी 36 मिनट। मतलब कि 36 मिनट में ये दोबारा उसी स्थान पर मिलेंगे जहां से इन्होंने चलना स्टार्ट किया था। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर, मतलब अगली जो आपकी एक्सरसाइज है वो अपरिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे हमारा q है जो वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। मतलब कि जिन संख्याओं को हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। जो हमारे ये क्या होते हैं, धनात्मक पूर्णांक होते हैं। p और q क्या हमारे धनात्मक पूर्णांक है,
ठीक है। तो वे संख्याएं जो p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती वो हमारी संख्याएं कैसी होंगी, अप्रिमेय संख्याएं होंगी। तो जैसे कि इसके अंदर ये एग्जांपल दिए हुए हैं और ये क्वेश्चन इसमें से इम्पोर्टेंट है कि आपको प्रूव करना है कि बताइए कि ये संख्याएं प्रिमेय संख्याएं या अप्रिमेय संख्याएं हैं, आपको वो सिद्ध करना है, प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज के बारे में बता देता हूं, सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्या इस क्वेश्चन में इसका बहुत बड़ा रोल है। सह अभाज्य संख्या क्या होती है? सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? देखिए, मान लीजिए कि आप एग्जांपल से समझिए, फिर मैं आपको क्लियर करता हूँ। मान लीजिए कि दो नंबर हैं, एक 8 मान लीजिए, 15 मान लीजिए। 8 को हम इसके अभाज्य गुणनखंडों में लिखिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा में 5। जब आप इन दोनों नंबर को देखते हैं तो क्या इनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है? आप देखिए, इसमें 2 2 2 है और इसमें 3 5 है। एक के अलावा इसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, मतलब कि एक संख्या है यहाँ पे, ये एक नंबर नहीं, एक संख्या। तो सिर्फ इन दोनों में एक ही ऐसा है जो इन दोनों संख्याओं को पूरा भाग कर रहा है, उसके अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों संख्याओं को पूरा भाग कर रही है। तो जो ये संख्याएं हैं, ये संख्याएं कैसी हो जाएंगी, 8 और 15 एक दूसरे के लिए सह अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, सह अभाज्य संख्याएं उन संख्याओं का एक ग्रुप होता है, ठीक है, किनका, जिनके बीच में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। उभयनिष्ठ गुणनखंड अगर हो, या हम कह सकते हैं उन संख्याओं का HCF कितना हो, 1 हो। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे HCF की बात करें, 8 और 15, इन दोनों संख्याओं का HCF कितना है, 1 है। तो इसलिए सह अभाज्य संख्याएं क्या होगी, वे संख्याएं जिनका HCF हमारा क्या होगा, 1 होगा, सिर्फ 1 होगा, ठीक है। तो वो संख्याएं हमारी क्या हो जाएंगी, सह अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। अब जैसे कि मान लीजिए हमें प्रूव करना है कि √2, √3 या √5, ठीक है, ऐसी संख्या हमारी अप्रिमेय संख्याएं हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए कि हमें प्रूव करते हैं कि रूट के अंदर कोई भी संख्या है, मान लीजिए कि रूट के अंदर 5 है। हमें प्रूव करना है कि जो अंडर रूट के अंदर 5 है, ये एक अप्रिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अप्रिमेय संख्या है। तो देखिए, जब भी हमें मैथ में अगर कोई चीज हमें प्रूव करनी होती है कि आप ऐसा सिद्ध कीजिए, तो हम उसको उल्टा मान के चलते हैं। हम मान के चलेंगे कि जो रूट के अंदर 5 है वो कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जब हमने इसको √5 को परिमेय संख्या मान लिया, तो हम इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब अंश बाय हर की फॉर्म में लिख सकते हैं। लिख दिया, जहां पे हमारा q क्या है, नॉट इक्वल टू 0। q कभी भी हमारा 0 के बराबर नहीं हो सकता। अब हमें नहीं पता कि p और q क्या नंबर है, तो हमने क्या लिया, √5 को हमने a/b के रूप में लिख दिया, और यहाँ पे b 0 के इक्वल नहीं है, और हमने क्या लिख दिया, a और b हमारी क्या है, सह अभाज्य संख्या है। मतलब कि a और b के बीच में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं है, या इन दोनों संख्याओं का जो HCF है वो कितना है, 1 है। अब यहाँ पे हमें पता नहीं था कि PQ क्या है, क्या नंबर है, हो सकता है ये मान लीजिए ऐसी संख्या होती है जिनके बीच में उभयनिष्ठ गुणनखंड होता, लेकिन हमने यहाँ पे इनको इस फॉर्म में लिख दिया, √5 को a/b सह अभाज्य संख्याओं के रूप में लिख दिया, और ये बता दिया कि इन दोनों के बीच में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब देखिए, अंडर रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे। तो हमने लिखा दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, इंग्लिश में बोलेंगे टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। तो जब हम √5 का स्क्वायर a/b का स्क्वायर, तो जब हम इसको करेंगे तो √5 का अंडर रूट से स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ गया 5, और यहाँ पे क्या हो गया हमारा a का स्क्वायर, और में हमारा क्या हो गया b का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ कर देते हैं। अब देखिए, अब हम इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं सरलीकरण करते हैं इसका,
तो 5b² बराबर हमारा किसके आ गया, a²। अब देखिए इस चैप्टर के अंदर आपकी एक प्रमेय है, आपका एक रूल है। वो क्या कहता है कि कोई भी एक अभाज्य संख्या अगर किसी संख्या के स्क्वायर को भाग करती है तो वह उस संख्या को भी भाग करेगी। अगर कोई अभाज्य संख्या किसी संख्या के वर्ग को भाग करती है तो वह उस संख्या को भी भाग करेगी। अब देखिए जब हमने ऐसे इस फॉर्म में लिखा है कि 5 को किसी संख्या से गुणा कर दी और उन दोनों का गुणनफल एक संख्या आ गया, तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या है कि 5 है जो किसको भाग करेगा, a² को भी भाग करेगा, क्योंकि इन दो संख्याओं के गुणनफल से ये संख्या मिलती है। जैसे देखिए जब हम क्या करते हैं 4 गुणा में 5 करते हैं तो 20 आ गया, तो ये 4 से भाग हो रही है। हम मान लीजिए जो 5 क्या है ये 20² के बराबर है, तो इसका मतलब 20 है तो 4 से भाग हो रहा। तो ऐसे ही हमने क्या मान लिया कि जो 5 है वो a² को भाग करेगा। अब देखिए जब ये 5 a² को भाग करेगा तो जैसे कि मैंने बताया कि आपके इस चैप्टर के अंदर ये रूल प्रमेय का दी हुई है, अगर कोई नंबर किसी संख्या के स्क्वायर को भाग करता है तो वह उस संख्या को भी भाग करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम a को 5 की फॉर्म में लिख सकते हैं, 5 गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने 5 को किसी संख्या से गुणा कर दिया जिससे कि वो a के बराबर आ जाए। तो अब हमने a का मान है जो इस इक्वेशन में मान लीजिए हमने इसको समीकरण का नंबर दे दिया a नहीं, a तो इसमें हमने यूज कर रखा है, मान लीजिए हमने समीकरण को नंबर दे दिया x। तो a की वैल्यू समीकरण x में रखने पर हमें क्या मिलेगा, तो 5b² किसके बराबर आ गया हमारा 5c का होल स्क्वायर खोलो 5 25 c² और यहाँ पे हमारा था 5b², 5 से कट गया तो हमारा अब क्या आ गया b² किसके बराबर आ गया हमारा 5c² के। अब देखिए जो काम यहाँ हो रहा था अब वही काम यहाँ पे हो रहा, लेकिन अब 5 किसको भाग कर रहा है, b² को भाग कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, 5 है जो किसको भाग करेगा, b को भी भाग करेगा। तो इसलिए हम b को क्या लिख सकते हैं 5d, हमने कोई d अलग नंबर मान लिया। अब ये तो चीज करने की बल्कि हमें जरूरत ही नहीं है, हम यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ से जो 5 है वो किसको भाग कर रहा है, b को भाग कर रहा है, b² को भाग कर रहा है। जब ये b² को भाग कर रहा है और एक 5 एक अभाज्य संख्या है, तो जब ये संख्या के स्क्वायर को भाग कर रहा है तो ये संख्या को भी भाग करेगा। अब देखिए हमने कहा कि 5 है a² को भाग कर रहा है, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि 5 है जो b² को भाग कर रहा है, मतलब कि दो a और b के बीच में हमें एक उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल गया क्या 5। लेकिन यहाँ हमने क्या लिखा था स्टार्टिंग में, हमने लिखा था कि a और b कैसी संख्याएं हैं, हमने कहा था कि a और b सह अभाज्य संख्या है, मतलब कि वो संख्या है जिनके बीच में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लेकिन हम यहाँ ये बात कह रहे हैं कि दोनों के बीच में उभयनिष्ठ गुणनखंड है और वो 5 है। तो ये चीज क्यों आ रही है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि जो हमने माना है वो चीज गलत मानी है। तो इसका मतलब क्या है, जो हमने मानना था कि 5 एक परिमेय संख्या है तो वो हमने क्या माना था, गलत माना था। तो इसलिए क्या हो जाएगा 5 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद है आप सबको समझ आ रहा होगा, नहीं समझ आ रहा होगा तो आप हमें बता दीजिए, उस तरीके से हम आपको करवा देंगे। बाकी हमारी तो कोशिश यही है कि हम आपको एक एक पॉइंट के बारे में बताएं, एक एक चीज के बारे में बताएं ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत ना आए। अब देखिए इसमें आपको हो सकता है कोई चीज ऐड करके दे दी जाए, हो सकता है आपको कोई चीज डिवाइड करके दे दी जाए, जैसे कि 3 + 2 इसको प्रूव करो कि एक अपरिमेय संख्या है। वैसे ही हम मान लेंगे कि ये क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो हम इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। p/q में हम मान लेंगे कि एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो हम इसको किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। b हमारा किसके बराबर नहीं हो सकता, 0 के, और a और b कैसी संख्याएं हैं हमारी, सह अभाज्य संख्या है, मतलब कि इनके बीच में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब देखिए यहाँ से जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 हमारा उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, 2 √5 a/b -3। अब देखिए 2 यहाँ पे गुणा का है तो उस साइड जाके इस चीज का हो जाएगा भाग का, तो √5 1/2 a/b -3। अब यहाँ पे देखिए a और b कैसे हैं, धनात्मक पूर्णांक है, 3 भी क्या है पूर्णांक है,
2 भी क्या एक पूर्णांक है, 1 भी क्या एक पूर्णांक है, तो सभी पूर्णांक है। तो इनका जोड़ घटा गुणा भाग कुछ भी करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, एक परिमेय संख्या मिलेगी। लेकिन पिछले क्वेश्चन में हमने प्रूव किया था कि जो √5 है वो कैसी संख्या होती है, वो एक अपरिमेय संख्या होती है। इसका मतलब क्या हुआ, इस साइड तो हमें क्या मिल रहा है, परिमेय संख्या मिल रही है, लेकिन इस साइड हमने पिछले क्वेश्चन में प्रूव किया था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका मतलब क्या है, जो हमने माना वो गलत माना कि जो 3 + √5 है वो एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, चलिए इस चैप्टर की आपकी आखिरी एक्सरसाइज बची है, जिसमें हमें बताना है किसी दी गई परिमेय संख्या के दशमलव शांत होंगे या अशांत आवर्ती होंगे। ठीक है, शांत टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इंग्लिश में बोलते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये चीज हमें बतानी है। तो देखिए, किसी भी संख्या के जो दशमलव शांत होंगे अशांत होंगे परिमेय संख्या के, वो हमें कैसे पता चलेगी। तो इसकी एक परिमेय है, वो क्या कहती है कि किसी भी संख्या को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आपकी संख्या q, मतलब कि हम कहते हैं कि q कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, तो जो हर है अगर हम उसको, और क्या बोलते हैं, हम इसको सबसे पहले जो दी गई परिमेय संख्या होगी उसको हम a/b की फॉर्म में लिख लेंगे, मतलब कि उनके बीच में कोई भी बेनिष्ठ गुणनखंड ना हो, सह अभाज्य संख्याओं के रूप में लिख लेंगे, जिससे कि उनके बीच में कोई भी बेनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो हम उसको क्या करेंगे, तब अगर b के गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m इस रूप में होंगे, तो जो दशमलव है उस संख्या के वो शांत होंगे। उसके अलावा अगर यहाँ पे कोई और फैक्टर आ गया या कोई और संख्या आ गई, मान लीजिए 3 आ गया, 7 आ गया, कोई भी आ गया, तो जो आपके दशमलव संख्या के हैं जो कैसे होंगे, अशांत आवर्ती होंगे। ये आपकी परिमेय कहती है कि अगर आपके हर के गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के गुणनफल के रूप में होंगे तो उसके दशमलव शांत होंगे, अदरवाइज उसके अशांत होंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको ये चीज और भी क्लियर हो जाएगी। चलिए, जैसे कि आपको एग्जांपल दे दीजिए, 17/8। अब देखिए, दोनों संख्या पहले से ही क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं, को प्राइम नंबर्स हैं। इंग्लिश में सहअभाज्य संख्या को कहते हैं को प्राइम नंबर। इनके बीच में कोई भी बेनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन जो हमें 8 है वो कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा में 2 गुणा में 2, मतलब के 2 की पावर 3। ठीक है, अब जो वहां पे हमने लिखा था कि जो हर है, हर उसके गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m इनके गुणनफल के रूप में होने चाहिए। तो यहाँ पे n और m की वैल्यू 0 भी हो सकती है, और जब हमें पता है कि किसी की पावर अगर 0 होती है तो वो संख्या 1 के बराबर होती है। अगर 5 की पावर 0 1। अब देखिए, यहाँ पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 गुणा में 5 की पावर 0। 5 की पावर 0 का मतलब क्या हुआ, 1, तो 8 गुणा में 1 किसके बराबर आएगा, 8 के। तो हमने देखा कि जो 8 है उसके गुणनखंड हमारे किसकी पावर के में है, 2 की पावर n गुणा में 5 की पावर m के रूप के हैं। यहाँ पे m की वैल्यू किसके बराबर हो गई, आपकी 0 की। तो इसलिए इस संख्या के जो दशमलव प्रसार हैं वो कैसे होंगे, शांत होंगे। अगला क्वेश्चन जैसे आप देख लीजिए, 129 129 2 की पावर 2 5 की पावर 7 गुणा में 7 की पावर 5। अब देखिए 129 और इसको देखिए, हम पता है कि 129 ना तो 2 पे कटेगा ना ये 5 पे कर सकता तो ये 7 पे कर सकता। 7 दूनी 7 एकम 7 बच के 5, तो 7 पे भी नहीं कट रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों संख्या कैसी होंगी, ये को प्राइम नंबर होंगे, सह अभाज्य संख्याएं होंगी, इनके बीच में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो अब हमें देखना है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो हम आ जाओ, हमें हर में देखना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2 की पावर n है,
गुना में 5 की पावर m है, ये तो है ही है, लेकिन 7 की पावर 5 भी हमें दी गई है। अब जब 7 की पावर 5 आ गई, लेकिन कंडीशन क्या थी कि सिर्फ 2 की पावर n गुना में 5 की पावर m होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है 7 की पावर 5 दी हुई है गुना में। तो इसका मतलब क्या है, जो इस संख्या के दशमलव प्रसार है वो कैसे होंगे, अशांत आवर्ती होंगे, क्योंकि यहाँ पे गुणा में 7 की पावर आ गई। अगर सिर्फ यहाँ पे 7 की पावर 5 नहीं होती तो इस संख्या के दशमलव प्रसार कैसे होते, शांत होते, क्योंकि ये जो आपकी प्रेम्य होती है उसको फुलफिल, उसको प्रूफ करती है कि मान लीजिए x एक ऐसी प्रेम्य संख्या है जिसके दशमलव प्रसार शांत है, तब x को हम p बाई q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q कैसी संख्याएं हैं, x है अभाज्य संख्याएं हैं, तथा q का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और एक 5 की पावर m के रूप का होता है। n और m कोई ऋणात्मक पूर्णांक है, और यहाँ पे ये प्रेम्य आपकी 1.5 है, ठीक है। n और m इन्होंने बोला ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक है, ऋणात्मक मतलब नेगेटिव। जैसे देखिए हम इसको 129 2 की पावर 2 है और मान लीजिए 5 की पावर 5 है, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसे लिखेंगे 129 ऊपर जाके पावर माइनस की हो जाती है, गुणा में 5 की पावर -5, तो इसलिए बोल रहा है कि ये ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तो जहां तक मैं लगता है कि मैंने आपको चैप्टर 1 करवा दिया है कंप्लीट। 4 एक्सरसाइज थी, मैंने चारों एक्सरसाइजों में से जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से एक एक स्टेप बाय स्टेप समझाया है। अब देखिए हर किसी का समझाने का तरीका अलग होता है, हर बच्चे का समझने का तरीका अलग होता है। अब ये मैं ये तो नहीं कहूँगा कि भाई मेरा पढ़ाया वो सबको समझ में आएगा या मैं सबको समझा सकता हूँ, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है, तो आप देख लीजिएगा। आपको कोई चीज़ पूछनी हो आप कमेंट कर सकते हैं, तो ऐसे ही हम आपको नेक्स्ट तब तक करवाते रहेंगे जब तक आपका मैथ का कंप्लीट सिलेबस ना हो जाए। कोई दिक्कत हो, कोई सुधार करना हो, कोई चीज़ आपको सही नहीं लगी हो या जो चीज़ आपको अच्छी लगी हो वो आप हमारे कमेंट करके हमें बता दीजिए। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान।